ज्ञान व कृपा के ग्रह गुरु अपने ही पुनर्वसु नक्षत्र में अगस्त 2025 से अगले 10 महीनों तक गोचर करने वाले हैं। इसी शुभ नक्षत्र में श्री राम, अर्जुन और भीष्म पितामह का जन्म हुआ था। यह नक्षत्र संघर्ष व शक्ति दोनों देता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुरु के नक्षत्र परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस नक्षत्र का पेड़ बांस का पेड़ है। तो वीडियो में यह भी जानेंगे कि इस बांस के पेड़ का हम उपयोग कैसे करें नक्षत्र परिवर्तन में गुरु ग्रह की शांति के लिए, ताकि सभी 12 राशि के लोगों को परिवर्तन का शुभ प्रभाव मिले। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। साल 2025 में शनि, गुरु, राहु, केतु इन सभी बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है। शनि और गुरु अतिचारी गति से चल रहे हैं, यानी अपनी सामान्य गति से तेज गति से चल रहे हैं। गुरु तो अगले 8 वर्षों तक अतिचारी गति से ही चलने वाले हैं। साल के शुरू में ही मैंने एक वीडियो बनाया था कि शनि और राहु के मिलन का और शनि के मीन राशि में जाने का सभी 12 राशि के लोगों को दुष्प्रभाव मिलेगा, आर्थिक मंदी दिखेगी और युद्ध के हालात होंगे। मैंने यह सब बताया था कि अप्रैल, मई, जून में यह सब परिवर्तन हमें और प्रभाव देखने को मिलेंगे। दुर्भाग्यवश यह सारी बातें सच हुई हैं। अब इस समय में गुरु मिथुन राशि में चल रहे हैं। मई 2025 में गुरु मिथुन राशि में गए, तब भी मैंने वीडियो बनाकर यह बताया था कि इसका दुनिया व्यापार कैसे करती है, आपस में इस पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। और जो पिछले 60-70 सालों में हम व्यापार का प्रभाव देखते हैं, व्यापार का तरीका देखते हैं, वह सब बदल जाएगा। यह आजकल हम टैरिफ में और दुनिया के देशों में जो व्यापार का युद्ध चल रहा है, उसमें हम यह सब होते हुए देख रहे हैं। यह बताने का मकसद मेरा यह नहीं है कि मैं किसी तरह का क्रेडिट लूं। मैं यह सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि ज्योतिष से हम आने वाले समय की झांकी भविष्य में ले सकते हैं, भविष्य में झांक सकते हैं और उसी हिसाब से आगे की प्लानिंग भी कर सकते हैं। वी कैन प्लान एंड हेज अगेंस्ट अनसर्टेन फ्यूचर। ग्रहों की चाल का व्यक्ति और विश्व दोनों पर प्रभाव पड़ता है। अब ऐसी परिस्थिति में बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, वह भी असामान्य तरीके से। ऐसा क्यों, यह बताता हूं। देखिए, एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, यानी 2 नक्षत्र और तीसरे नक्षत्र का एक चरण, इसीलिए 2.25 नक्षत्र कहा। बृहस्पति एक राशि में 12 महीने रहते हैं, तो लगभग एक नक्षत्र में वह 5 महीने रहने चाहिए, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र में वह अगले 10 महीने रहने वाले हैं। बृहस्पति अगले 12 वर्षों में 12 राशियां बदलते, लेकिन 8 वर्षों में ही वह एक बार 12 राशियों का चक्र पूरा कर लेंगे। तो यह असामान्य गति है, अतिचारी गति है। तो बृहस्पति कहाँ, राशियां तो जल्दी जल्दी बदल रहे हैं और नक्षत्र देर से बदल रहे हैं। इसी को मैंने कहा कि यह विरोधाभासी है और असामान्य बात भी है गुरु ग्रह की। इसका सब पर कैसे प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। पहले यह जानना पड़ेगा कि बृहस्पति का यह नक्षत्र क्या होता है, तभी हम समझ पाएंगे कि अतिचारी गति के कारण वह कैसे अलग प्रभाव देंगे। फिर यह जानेंगे कि अच्छा प्रभाव क्या होता है, बुरा प्रभाव क्या होता है और कौन से 2 उपाय हैं जो सभी 12 राशि वालों को करने हैं। इन सब बातों को वीडियो के शुरू में बता दूंगा। उसके बाद हर राशि का राशिफल मैं अलग अलग बताऊंगा। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो के शुरू में होगी, उसको स्किप करेंगे तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। फिर भी आप चाहते हैं सिर्फ अपना राशिफल सुनना, तो वीडियो को स्किप करके आप आगे भी देख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में बहुत थोड़ी सी जानकारी दूंगा, सिर्फ उतनी जितनी कि इस गोचर से हमें जानना जरूरी है। पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि के 20 डिग्री से लेकर कर्क राशि के 3 डिग्री 20 मिनट तक आता है। यानी इस नक्षत्र में 2 राशियों की ऊर्जा होती है। वसु का मतलब होता है वास और प्रकाश, यानी वास यानी बसना। तो यह नक्षत्र धर्म की स्थापना करने का नक्षत्र माना जाता है। तो पुनर्वसु यानी पुनः प्रकाश करना, पुनः बसाना, संकट में रक्षा करना, क्योंकि इसके स्वामी गुरु हैं। गुरु का काम ही है लोगों की सुरक्षा करना। देखिए, श्री राम, अर्जुन और पितामह भीष्म तीनों का
जन्म इसी नक्षत्र में हुआ था। इस नक्षत्र का सूचक चिन्ह यानी सिंबल भी धनुष बाण है, संघर्ष और युद्ध को दिखाता है। तो हम जानते हैं अपने अधिकार के लिए श्री राम को, कौन्तेय अर्जुन को और भीष्म पितामह को युद्ध लड़ने पड़े। तो धनुष बाण लेकर लड़ाई जरूर करनी पड़ती है, क्योंकि यह सब अपनी धर्म प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। इस नक्षत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है थीम ऑफ रिटर्न, क्योंकि नाम में ही है पुनः वसु। पुनः यानी अगेन, वसु यानी प्रकाश और बसना। तो यह दोबारा वापसी को दिखाता है, यानी एक बार सब कुछ नष्ट हो जाएगा, फिर वापस वह मिल जाएगा प्रयास करने के बाद। अब देखिए, गुरु मिथुन राशि में ही वक्री हो रहे हैं। वक्री यानी ग्रह वापस जा रहा है। तो इस नक्षत्र की जो ऊर्जा है और इसका जो स्वभाव है वह और अधिक कंसोलिडेट यानी मजबूत हो रहा है। तो किन लोगों के लिए अच्छा होगा? दिस नक्षत्र चेंज इज वेरी गुड फॉर रिसर्चर्स, एजुकेटर्स, कम्युनिकेटर्स, टीचर्स, क्रिएटर्स, प्रॉब्लम सॉल्वर्स और स्पिरिचुअलिस्ट्स। इन क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा नक्षत्र परिवर्तन। अब देखिए इसका हम प्रयोग कैसे करें कि इस जानकारी का। जन्म कुंडली में जो भी बैठा हुआ है गुरु आपका, जिस जगह में गोचर में देखिए वह वहां से कहाँ जा रहा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति 11वें घर में बैठा हुआ है और इस गोचर में 7वें घर में जा रहा है, तो अपने भाई से या मित्र से मिलकर व्यापार करेंगे तो आपको लाभ होगा। और अगर किसी तरह का झगड़ा है तो उसको सुलझाने का भी यह समय होगा। यानी बृहस्पति की पुनः वसु, अगेन उसको रीलाइट, रिडेम्पशन करने वाली बात होती है इस नक्षत्र में। यह नक्षत्र सुलह शांति भी कराता है, ग्रोथ भी देता है। ग्रोथ से बात याद आई, इस नक्षत्र का जो पेड़ है वह बांस का पेड़ है। बांस के पेड़ में सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? यह स्वयं ही दोबारा उग जाता है अगर आप इसे काट भी दें तो। यानी यह बार बार मौका देता है। इस नक्षत्र की देवी देवताओं की माता अदिति मानी गई हैं, क्योंकि इस नक्षत्र के देवता जो अष्टवसु हैं वह अदिति की संतान है। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवताओं की चर्चा की गई है। कोटि यानी करोड़ भी होता है, कोटि यानी प्रकार भी होता है, लेकिन हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, 33 तरह के देवी देवता हैं। वह कौन से हैं? 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, इंद्र और प्रजापति ब्रह्मा। तो इनमें जो 32 देवता हैं उनकी माँ अदिति और पिता महर्षि कश्यप हैं। भगवान प्रजापति ब्रह्मा नारायण के नाभि कमल से निकले हैं। इसलिए इस नक्षत्र की देवी जो अदिति हैं, तो यह नक्षत्र मातृ शक्ति से पूर्ण माना जाता है। इसलिए इसमें सुरक्षा और रीग्रोथ का, रीबर्थ का एक थीम होता है। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी जो अष्टवसु हैं उनका महाभारत में भी नाम आता है। धरा, ध्रुव, अप, अनल, अनिल, प्रत्युष, प्रभास और सोम। तो यह समस्या क्या दे सकता है? यहाँ से हम इस बात पर विचार करते हैं। अभी तक तो हमने अच्छी बातें की। देखिए, अष्टवसुओं का धरती पर आने से क्या संबंध है इस नक्षत्र का, उसे आप समझ जाएंगे तो आप धरती पर रहने वाले लोगों पर इसका प्रभाव कैसे पड़ता है और क्या करना चाहिए यह भी समझ लेंगे। अष्टवसु स्वर्ग में रहते थे क्योंकि देवता हैं। एक बार वह अपनी पत्नियों के साथ धरती पर आए। महर्षि कश्यप की संतान थे। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ की गाय कामधेनु को देखा और उसे चुरा लिया। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें श्राप दिया कि इस चोरी के कारण तुम्हें देवता का रूप त्याग करके धरती पर जन्म लेना पड़ेगा और इस पाप का दंड सहना पड़ेगा। महर्षि वशिष्ठ से जब उन्होंने क्षमा प्रार्थना की तो वशिष्ठ ऋषि ने उन्हें यह वरदान दिया कि वह बहुत सीमित समय के लिए धरती पर आएंगे और तुरंत मुक्ति पा जाएंगे। लेकिन प्रभास, जिनकी पत्नी के उकसावे पर यह चोरी की घटना हुई थी और उन्होंने अपने सारे अलग 7 भाइयों को भी इसमें फिर शामिल किया, उन्हें कहा गया कि तुम्हें बड़ा दंड मिलना पड़ेगा, तुम्हें अधिक समय तक रुकना पड़ेगा। इसलिए इन अष्टवसुओं ने गंगा से प्रार्थना की और गंगा के पुत्रों के रूप में उनका जन्म हुआ। लेकिन 7 पुत्रों को गंगा ने अपने जल में डुबाकर मुक्ति दे दी। अष्टम पुत्र के रूप में, 8वें पुत्र के रूप में पितामह भीष्म को रुकना पड़ गया और उन्हें लंबे जीवन का दंड मिला और उन्हें बहुत समस्याएं आई। धर्म के लिए उन्होंने युद्ध भी किए और धर्म युद्ध में ही वह मारे भी गए, गलत पक्ष को लेने के कारण। तो इससे हमने ये क्या समझा, शिक्षा क्या ली? कामधेनु को चुराना यानी लालच है। अधिकार से अधिक
जो आपके अधिकार में नहीं है उसे प्राप्त करने की इच्छा, जो पवित्र व्यक्ति हैं उनकी पवित्र वस्तु को चुराना, यानी चोरी भी किया, और जहाँ चोरी नहीं करनी चाहिए थी, वैसे तो चोरी कहीं भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन किसी ब्राह्मण की चोरी, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति, किसी संपन्न सन्यासी जो ब्रह्मदंड से युक्त है, उससे अगर आपने उलझे तो फिर आपको अधिक समस्या होगी। मुक्ति ज़रूर मिल जाती है, यह तो बात सही है, लेकिन समस्याओं के बाद। देखिए, इससे हमने यह भी समझा कि प्रभास ने अपनी पत्नी के उकसावे में आकर यह काम किया था। तो स्त्री से, यानी जेंडर न्यूट्रल, इस बात को समझिए, अपोजिट सेक्स से हमें इस नक्षत्र में नुकसान होता है, यह हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने जैसा कहा था, यह श्री राम, कौन्तेय अर्जुन और पितामह भीष्म का भी जन्म का नक्षत्र है। श्री राम को भी माता कैकेयी के श्राप के कारण जंगल जाना पड़ा, अर्जुन को भी अप्सरा उर्वशी के श्राप के कारण नपुंसक बनना पड़ा, और पितामह भीष्म को भी अम्बा के श्राप के कारण ही शिखंडी के रूप में जब अम्बा वापस आई तो मृत्यु मिली। तो हम यह देखते हैं कि स्त्री के कारण इसमें नुकसान होता है, लेकिन जैसा मैंने कहा था, इस नक्षत्र का साइन ही है रिडेम्पशन का, यानी आपको वापस जरूर मौका मिलेगा। तो कैकेयी के श्राप के कारण ही राम राक्षसों का नाश कर पाए, उर्वशी के श्राप के कारण अर्जुन नपुंसक तो बने, लेकिन अज्ञातवास में उन्हें बृहन्नला के रूप में इससे छिपने में मदद मिली, और भीष्म पितामह अपने श्राप से उबर पाए, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। शिखंडी के कारण उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु चुनी, तो उनका उद्धार हुआ। तो इसलिए हम देखते हैं कि अपोजिट सेक्स से इसमें इश्यूज तो हैं, उनकी वजह से समस्या तो है, लेकिन वहीं से हमें राहत भी मिलती है। आप इसको अपने हिसाब से कैसे यूज़ करते हैं, मैं इसको आप पर छोड़ता हूँ। स्त्री का अपमान करना मेरा विषय नहीं है, जेंडर न्यूट्रल बात समझनी चाहिए यहाँ पर। अब आगे उपाय और राशिफल सुनने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन, अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि भविष्य में जब मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं आपको उनकी सूचना तुरंत मिल सके। इस गोचर से संबंधित अगर आपके कुछ प्रश्न हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अब उपायों पर चर्चा करते हैं। पहला उपाय, इस नक्षत्र का पेड़ मैंने बताया था बांस का पेड़ है, और यह भी बोला था कि इसमें रीग्रोथ यानी पुनः वृद्धि का सबसे बड़ा गुण होता है। कैसे प्रयोग करें हम इस नक्षत्र में? शांति के लिए, वास्तु के लिए प्रयोग बताता हूँ। बांस के 5 टुकड़े लीजिए, उन्हें एक धागे से बांध दीजिए और पानी में भरकर एक पात्र में अपने घर में रख दीजिए। हो सके तो इसे अपने घर के ईस्ट और साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखिए। तो आप देखेंगे चारों तरफ से जो घर की वास्तु है वह शुद्ध हो जाती है। यह चारों तरफ से पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। बांस का संबंध लक्ष्मी से भी है, तो इसीलिए जहाँ बांस का पेड़ रहता है वहाँ समृद्धि होती है। बांस और वंश यानी प्रोजनी, संतान, उससे भी संबंध है। यहाँ एक किताब देखिए, अष्टांग हृदयम एक किताब है, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। आयुर्वेद की बड़ी किताब मानी जाती है, ग्रंथ है। इसके रचयिता महर्षि वाग्भट्ट कहते हैं कि बांस का प्रयोग वंश लोचन क्रिया में किया जाता है, क्योंकि इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। इसका प्रयोग नपुंसकता को भी दूर करने में किया जाता है, क्योंकि यह शरीर में स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। तो मैंने कहा था ना, इसका संबंध वंश से भी है, बांस वंश। तो वातावरण शुद्धि के लिए हमने यह प्रयोग किया। क्यों? एंटी पोल्यूटेंट होते हैं, इसमें बहुत अधिक गुण होते हैं। अगर आप बांस का पेड़ कहीं रख देंगे तो आप देखेंगे उसमें से बहुत अधिक ऑक्सीजन निकलती है। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में, बाकी पेड़ों के मुकाबले अधिक मात्रा में यह खींचता है। पानी में अगर आप रख दें, गंदे पानी में, तो देखेंगे बैम्बू रखने पर पानी की सफाई हो जाती है, नेचुरल डिटॉक्सिफायर है। और अगर और कुछ नहीं हो सका तो बांस की लाठी घर में रख लीजिए, घर की सुरक्षा के लिए भी अच्छा है। यह पहला उपाय हुआ। किसी भी नक्षत्र से चौथा या 5वां घर का जो नक्षत्र आता है वह सुख संतान के लिए अच्छा होता है, उसको हम समगुणी नक्षत्र कहते हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र से जो चौथे 5वें भाव में नक्षत्र आता है, इसका पेयर स्वाति नक्षत्र होता है। स्वाति में भी ग्रोथ का गुण होता है। तो आप स्वाति नक्षत्र का पेड़ होता है पुनर्नवा।
पुनर्नवा और पुनर्वसु, देखिए एक जैसा सुनने में लगता है। नवा यानी नया, पुनः क्या मतलब होता है अगेन, तो फिर से नया करने का जो गुण होता है पुनर्वसु नक्षत्र की तरह वह पुनर्नवा में भी होता है। महर्षि वाग्भट इस अष्टांग हृदय में इसके बारे में भी बताते हैं कि इस पुनर्नवा की जड़ी का भी हम और पेड़ के पत्तों का भी प्रयोग करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और प्यूरिफिकेशन के लिए। तो हमने देखा, आप अगर यह करेंगे तो स्वाति नक्षत्र भी एक्टिव रहेगा। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु है। अभी अगर आप देखेंगे तो राहु कुंभ राशि में चल रहे हैं और उनकी 5वीं दृष्टि बृहस्पति के ऊपर ही है और अभी वह बृहस्पति के नक्षत्र में भी बैठे हुए हैं नवंबर तक। तो बृहस्पति के नक्षत्र में बृहस्पति पर दृष्टि है, राहु की दृष्टि बृहस्पति पर अच्छी नहीं मानी जाती है, इसलिए यह पुनर्नवा वाला उपाय करेंगे तो राहु भी प्रसन्न रहेंगे, पेयर भी हो जाएगा कंप्लीट, और सेहत से लेके ग्रहों तक इन 2 पेड़ों का बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। आप इनका पेड़ लगा भी सकते हैं तो वातावरण के लिए भी अच्छा होगा, स्वयं के लाभ के साथ साथ समाज का भी लाभ होगा। इसीलिए हर नक्षत्र और राशि का ग्रह का पेड़ भी बताया गया ज्योतिष में, और उनको लगाने से भी कहा गया कि पुण्य भी मिलता है, धार्मिक और ग्रह शांति भी होती है। अब अगला उपाय, रुद्राक्ष। 5 मुखी, 8 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कीजिए जब इस नक्षत्र में गुरु का गोचर हो रहा है। देखिए 5 मुखी रुद्राक्ष यह होता है, 8 मुखी रुद्राक्ष यह है और 10 मुखी रुद्राक्ष यह है। तो यह बृहस्पति के और राहु के रुद्राक्ष माने जाते हैं। यह बृहस्पति और राहु क्यों? क्योंकि मैंने बताया था तो बृहस्पति का नक्षत्र गोचर ही है और राहु की दृष्टि है, तो राहु को भी शांत रखना जरूरी है। यह 2 उपाय अगर आपने कर लिए तो यह नक्षत्र गोचर बृहस्पति का आपको अच्छे परिणाम देकर जाएगा। अब सभी 12 राशियों का राशिफल देखते हैं। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति आप लोगों के लिए आपके भाग्य के स्वामी हैं। अभी तीसरे घर से गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में। तीसरे घर का गोचर बृहस्पति वैसे तो बहुत प्रिय नहीं है बृहस्पति को, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र में जब वह रहेंगे तो तीसरे के साथ वह चौथे घर में भी यानी कर्क राशि में भी तो इसका एक हिस्सा आता है, कुछ समय के लिए आएंगे। तो पुनर्वसु नक्षत्र की जब चौथे घर की एनर्जी एक्टिव होगी तो आपके लिए यह अच्छा परिणाम देगी। इवन तीसरे घर में भी जब बृहस्पति हैं तो पुनर्वसु नक्षत्र का वह हिस्सा आपको अच्छा परिणाम देगा जिससे हम पब्लिक कॉन्टैक्ट का विचार करते हैं। तो जो लोग भी प्रीचर हैं, रिलीजन के क्षेत्रों में हैं, एस्ट्रोलॉजी में हैं, मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं या टीचर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग ट्रैवल इंडस्ट्री में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ख़ास तौर पे अगर आप कोई ऐसा ट्रैवल का काम करते हैं जिसमें तीर्थ यात्रा शामिल होती है, तो साइट सीइंग के अलावा ऐसा अगर स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज है, रिलीजियस टूरिज्म है, तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। क्यों? बृहस्पति तीसरे घर में इन सब चीज़ों को प्रमोट करता है। उसकी 7वीं दृष्टि आपके धर्म के घर पर भी जाती है, 9वें घर पे। तो यहाँ पर बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में जाना आप लोगों के लिए अच्छा है। क्यों? पुनर्वसु नक्षत्र तीसरे घर में आता है, तीसरे घर से हम बहुत अधिक चेंजेस का विचार भी करते हैं। तो बृहस्पति यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन लेकर आएगा। अगर आप रेडी हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं परिवर्तन के लिए, तो अच्छा है। यहाँ से उसकी 5वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पे भी जा रही है, तो आपको ग्रोथ ज़रूर देगा। 7वें, 9वें, 11वें इन तीनों पॉजिटिव घरों को देखने की वजह से बृहस्पति आपको ग्रोथ ज़रूर देगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें भी कर लीजिए। वृष राशि के लिए बृहस्पति आपके दूसरे घर से गोचर कर रहे हैं, अच्छा गोचर माना जाएगा। और इसमें वह जब पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं तो नक्षत्र की एनर्जी आपके दूसरे और तीसरे घर में फैली हुई है और उसका कॉन्सेंट्रेशन आपके दूसरे घर में हो रहा है। दूसरा घर धन है, तीसरा घर एफर्ट है, प्रयास है। तो अपना प्रयास यहाँ पे अधिक माना जाता है। छठा और 7वां घर सामूहिक प्रयास को दिखाता है, इसलिए वहां से हम जॉब या बिजनेस का विचार करते हैं। तीसरा घर फ्रीलांस कामों को प्रमोट करता है, तो जहां हमारा स्वयं का एफर्ट बहुत अधिक मायने हमारे लिए रखेगा, रिजल्ट देगा, वैसे एफर्ट्स को जुपिटर हमेशा ग्रोथ के प्लैनेट माने जाते हैं। उनका दूसरा गोचर धन के लिए और स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। हालांकि वृष राशि के लिए कुछ निगेटिविटी जुपिटर में ज़रूर होती है, लेकिन इस नक्षत्र में जब वह आएंगे वह स्वयं के नक्षत्र में होंगे और
अच्छे घर में बैठे हुए हैं, इसलिए आप लोगों को अच्छा प्रमोशन यहाँ ज़रूर देंगे। धन की वृद्धि कराते हुए दिख रहे हैं। किसी तरह का पुराना रोग है उसका भी नाश करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा था पुनर्वसु नक्षत्र में स्वास्थ्य देने की क्षमता है। जो बात बिगड़ गई है उसको ठीक करने की क्षमता पुनर्वसु में होती है। तो यहाँ से पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हुए बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से छठे रोग स्थान को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से 8वें रोग स्थान को देखेंगे तो रोग का नाश करेंगे, और 9वीं दृष्टि से आपके 10वें कर्म स्थान को देखेंगे तो कर्म को भी ग्रोथ देंगे। यानी कोई ऐसा काम जो आपका पेंडिंग है उसे आप पूरा कर सकेंगे, कोई काम जो आपने छोड़ दिया था उसे आप फिर से दोबारा वापस कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए बृहस्पति का यह गोचर बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे मैंने कहा था, लालच से आपको बचना पड़ेगा, और कोई ऐसी चीज़ जिस पर आपका अधिकार नहीं है उससे अगर आपने लेने की कोशिश की तो आपको उसका दंड यहाँ बृहस्पति देकर जाएंगे। इस बात से अगर आपने सावधानी रखी और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें किया तो गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति आपकी राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। यहाँ वह पुनर्वसु में रहेंगे। नक्षत्र की एनर्जी 2 राशियों में आती है, मिथुन में और कर्क में, यानी आपके पहले और दूसरे घर की राशियां हैं यह। तो यहाँ दोनों घर शुभ घर माने जाते हैं। पहला तो स्वयं आप ही को दिखाता है, स्टेटस को दिखाता है। दूसरा धन को, प्रभाव को दिखाता है। तो आपका स्टेटस बढ़ाएगा पुनर्वसु नक्षत्र का यह परिवर्तन गुरु का। जो कोई काम आपका अधूरा है वह इस नक्षत्र परिवर्तन में आप पूरा कर पाएंगे, या कोई ऐसा काम जिसे आपने छोड़ दिया था, हिम्मत हार गए थे, उसे दोबारा टेकअप कर सकते हैं। इस बार वह आपका पूरा हो जाएगा, और किसी अच्छे व्यक्ति का और बड़े और संपन्न व्यक्ति का आपको सहयोग मिल सकता है, क्योंकि बृहस्पति हमसे बड़े लोगों को और प्रभावशाली लोगों को दिखाते हैं, ज्ञानी लोगों को दिखाते हैं। राशि के ऊपर से गोचर करते हैं तो हमारा स्टेटस बढ़ाते हैं। क्यों? हमारे भी ज्ञान की वृद्धि करते हैं और हमें अच्छे लोगों के साथ सहयोग और संगत मिलती है। यही बृहस्पति का यहाँ अच्छा परिणाम है। देखिए, बृहस्पति यहाँ से 5वीं दृष्टि से आपके 5वें घर को, 9वीं दृष्टि से 9वें घर को देख रहे हैं और खुद पहले घर में बैठे हैं। पहला, 5वां और 9वां तीनों धर्म का स्थान माना जाता है जन्म कुंडली में। इन्हें धर्म त्रिकोण कहते हैं। बृहस्पति स्वयं धर्म के ग्रह हैं और यह नक्षत्र तो धर्म का ही नक्षत्र है। तो जो लोग भी रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, टीचिंग, एकेडमिक्स, कंसल्टेंसी इन क्षेत्रों में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। उनका नाम बहुत बढ़ेगा, वह अपने काम के लिए आदर पाएंगे, सम्मान भी मिल सकता है, किसी तरह का स्टेट ऑनर, पब्लिक ऑनर भी आपको मिल सकता है। तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यहाँ अच्छा है। 7वें भाव को भी देखेंगे। विवाह के लिए बहुत सही समय है, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष के नियम के हिसाब से बृहस्पति का राशि के ऊपर से गोचर करना विवाह को प्रमोट करता है। जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए रिश्ते होंगे, जिनकी हो चुकी है उनके दोबारा नहीं होंगे, उनके रिश्ते मजबूत बनेंगे। ऐसा इसको समझिए, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें ज़रूर कर लीजिए। कर्क राशि के लिए बृहस्पति आपके 12वें घर से गोचर करेंगे। 12वें घर में बृहस्पति का गोचर बहुत शुभ तो नहीं माना जाता है। धार्मिक कार्यों के लिए और धर्म की यात्रा के लिए अच्छा है। जो लोग धार्मिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। बाकी यहाँ का बृहस्पति खर्चे बढ़ाता है, खास तौर पर चूंकि बृहस्पति शुभ कार्यों में खर्च बढ़ाता है, इसलिए बृहस्पति का 12वां गोचर हमेशा धन का खर्च बढ़ा देता है। व्यक्ति सुख सुविधा और शुभ कामों में खर्च करता है। अच्छी बात यही होती है कि धन का नाश नहीं करता है पाप ग्रहों की तरह, लेकिन धन तो फिर भी अपने पास से जाता जरूर है। तो बृहस्पति जब जिस नक्षत्र में जा रहे हैं उनका स्वयं का नक्षत्र है। आपके लिए तो बृहस्पति आपके भाग्य के मालिक हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र की ऊर्जा 2 राशियों में बटी हुई है, मिथुन और कर्क। कर्क तो आपकी स्वयं की राशि है। तो आप लोगों का सारा फोकस पहले और 12वें घर में ही इस नक्षत्र का फोकस है। पहला स्वयं, 12वां विदेश, 12वां से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी देखते हैं। तो जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। खास तौर पर 9th हाउस का मालिक होने की वजह से बृहस्पति हायर एजुकेशन को भी दिखाता है कर्क राशि वाले लोगों के लिए। और अगर 12वें घर में, विदेश के घर में है, तो आप अपने घर से दूर जा रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए तो अच्छा है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, बाहर विदेश जा रहे हैं, उन सब लोगों के लिए अच्छा है। धार्मिक कामों से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए तो बहुत ही ग्रोथ अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें दे रहा है। शत्रु बाधा भी आपकी दूर कर देगा।
यहाँ से बृहस्पति धर्म कार्यों में खूब मन लगेगा। जिन लोगों की वृत्ति ही साधु स्वभाव की है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। बृहस्पति तो है ही साधु, तो इसके लिए बड़ा अच्छा है। गुरु का सम्मान कीजिए, सब चीज़ों के लिए अच्छा है यहाँ पर। बृहस्पति की सारी ऊर्जा अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो चौथे, छठे, 8वें और 12वें घर में शामिल हो चुकी है। इसलिए यह गोचर आप लोगों को सामाजिकता से अधिक आध्यात्मिकता की तरफ ले जाएगा, उधर ही लाभ ज़्यादा मिलेगा। तो पढ़ाई-लिखाई के लिए, धर्म वृद्धि के लिए अच्छा है, बाकी किसी चीज़ के लिए, सांसारिक लाभ के लिए बहुत अच्छा तो नहीं माना जा सकता है, एवरेज ग्रोथ देगा। लेकिन जिन लोगों को धर्म से मतलब है, उनके लिए तो अच्छा है। वीडियो के शुरू में जो उपाय दिए हैं, उन्हें करेंगे, तो आपको सांसारिक लाभ भी मिल जाएगा। सिंह राशि के लिए बृहस्पति आपके 11वें घर से गोचर कर रहे हैं और वहीं जो नक्षत्र है, उस नक्षत्र में भी गोचर कर रहे हैं, यानी पुनर्वसु नक्षत्र। अब उसके स्वामी भी स्वयं हैं। बृहस्पति आप लोगों के लिए आपके 5वें, 8वें घर के भी मालिक हैं, यानी धन भाव। 8वें भाव से हम अचानक धन लाभ का विचार करते हैं और 11वें घर से गोचर कर रहे हैं, जहाँ से हम धन का विचार करते हैं। लेकिन बृहस्पति जिस नक्षत्र में है, आप लोगों के लिए उसकी ऊर्जा 2 घरों में बटी हुई है, 11वें और 12वें भाव में। 11वें भाव में मिथुन राशि, 12वें में कर्क राशि। तो 12वें घर से हम खर्च का भी विचार करते हैं और 8वें से भी उनकी ऊर्जा जुड़ी हुई है, क्योंकि वह 8वें घर के मालिक हैं। आप लोगों की शनि की ढैया भी चल रही है। तो पैसा खर्च तो बहुत कराएँगे, पैसा आएगा तो ज़रूर, लेकिन वह किधर से आएगा और कहाँ चला जाएगा, यह आपके कंट्रोल में नहीं होगा। क्योंकि अचानक वाला एंगल जो है ना, सडननेस का, वह इन्वॉल्व्ड है इसमें। तो शनि का प्रभाव और गुरु का अचानक ये परिणाम देने का प्रभाव। कभी काम अचानक बनेंगे और पैसे आ जाएँगे, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा खर्चा आ जाएगा कि आपको उधर भी करना पड़ेगा। ऐसा ही इस गोचर के थीम को समझिए, भाग-दौड़ बहुत कराएगा। अगर आप अपने किसी मित्र के साथ या किसी अपने से सीनियर व्यक्ति के साथ मिलकर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो संतान की तरफ से आपको किसी पुरानी चिंता से भी यह मुक्ति दिला देगा। खास तौर पर जो लोग सिंह राशि के लोग हैं और उनके बच्चे अगर वह एजुकेशन के लिए कहीं बाहर भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे यह अच्छा दिख रहा है। किसी तरह की स्वयं की उन्नति के लिए भी ये अच्छा है। तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन चूँकि शनि की ढैया है, इसलिए बृहस्पति के रिज़ल्ट्स थोड़े-से म्यूट ज़रूर हो जाएँगे। लालच नहीं करना है, क्योंकि इस नक्षत्र में मैंने बताया था लालच से नुकसान होता है और शनि अगर ढैया और साढ़े साती में एक्टिव हो जाए राशि के ऊपर, तब का किया हुआ लालच बड़ा दंड लेकर आता है। इसलिए इससे बचिएगा और वीडियो में शुरू में जो उपाय बताए उन्हें कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। बृहस्पति आपके 10वें घर से गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, वह आपके 10वें और 11वें घर में बँटा हुआ है। यानी 10वें भाव में मिथुन राशि, 11वें में कर्क राशि। तो 2 अच्छे मजबूत घरों का प्रभाव बृहस्पति लेकर आ रहे हैं। बृहस्पति स्वयं 10वें घर से गोचर कर रहे हैं। 10वें घर से गुज़रता हुआ बृहस्पति सम्मान दिलाता है, व्यक्ति का कद बढ़ाता है। तो वैसे कहा जाता है कि बृहस्पति 10वें घर में कालपुरुष कुंडली में नीच राशि में होता है, लेकिन यह प्रभाव सिर्फ़ उन्हीं लोगों को बुरा मिलता है, जो अपने कर्म में, डिसिप्लिन में नीच जैसा व्यवहार करते हैं। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं और एथिकल हैं, तो आपको 10वें घर का गुरु बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है, ये मेरा स्वयं का अनुभव भी है। इसलिए आप देखिएगा यहाँ पर 10वें घर का गुरु आपको ग्रोथ देगा। हाँ, राहु की चालाकी से आपको ज़रूर बचना पड़ेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि है कर्म भाव पे और बृहस्पति पे। ऐसा राहु बहुत बार कॉर्नर्स कट करने के लिए आपको बताता है, यानी कुछ जुगाड़ की बात करता है, कुछ शॉर्टकट्स की बात करता है जो अनएथिकल भी हो सकता है। और चूँकि इस नक्षत्र का थीम ही कहीं न कहीं पुनर्ग्रोथ का है, कुछ अनएथिकल इसमें आ जाती हैं चीज़ें, उनसे अगर आप लालच से बचेंगे तो आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर आपने ज़रा भी लालच किया, तो फिर यहाँ पर आपको बुरा प्रभाव मिलेगा। हाँ, काम के लिए अगर आपने अच्छा स्वभाव रखा, तो काम के लिए ग्रोथ ज़रूर देगा और इनकम की ग्रोथ तो निश्चित रूप से यहाँ दिखती है, क्योंकि बृहस्पति एक तो इनकम के घर के मालिक हैं और उनकी 5वीं दृष्टि आपके दूसरे इनकम के घर पे भी जा रही है। तो पैसे की ग्रोथ खूब आएगी, पैसा इन दिनों आपको बहुत अधिक आएगा। आप लोग शनि की किसी भी पीड़ा से भी नहीं गुज़र रहे हैं और गुरु आपका अच्छा है, राहु ग्रोथ दे रहा है, 10वें घर पे दृष्टि डाल के आप लोगों के लिए सारे गोचर अच्छे होने वाले हैं। इसलिए आप इसका लाभ उठाइए और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें ज़रूर कर लीजिए।
तुला राशि के लिए बृहस्पति आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं और पुनर्वसु नक्षत्र में जब जा रहे हैं, तो वह नक्षत्र आपके 9वें और 10वें दोनों भावों में फैला हुआ है। यानी मिथुन राशि जो 9वें भाव में आती है उसमें भी, और कर्क राशि जो आपके 10वें कर्म भाव में आती है। तो यह नक्षत्र आपके लिए महत्वपूर्ण है और भाग्य और कर्म में फैले होने की वजह से और बृहस्पति इसका स्वामी होने की वजह से ग्रोथ देना इसका स्वभाव है। राहु की इस पे दृष्टि है, जब बृहस्पति यहाँ पुनर्वसु नक्षत्र में मिथुन में रहेंगे। राहु आपकी राशि के मालिक शुक्र के मित्र हैं और ग्रोथ के कारक हैं। बृहस्पति स्वयं भी ग्रोथ के कारक है। जैसा मैंने कहा था, इस नक्षत्र का स्वभाव ही है रीग्रो करना। पुराने कोई काम जो अटक गए थे, जिन्हें आपने छोड़ दिया, उन्हें टेकअप करना और उनको कंप्लीट करना और गोल को एकम्प्लिश करना। यही इस नक्षत्र परिवर्तन में बृहस्पति का थीम रहेगा आपके लिए। तो बृहस्पति यहाँ से चूंकि 7वीं दृष्टि से आपके तीसरे घर को देखेंगे, भाग दौड़ रहेगी। गुरु स्वयं 9वें भाव में बहुत भाग दौड़ देते हैं। उनका 5वां जो प्रभाव है आपकी राशि के ऊपर आएगा दृष्टि, तो आपके प्रभाव क्षेत्र में भी वृद्धि करेंगे और 9वें भाव से आपके संतान पक्ष और लक्ष्मी स्थान को भी देखेंगे। तो बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन आप लोगों के लिए अच्छा है। सबसे बड़ी जो थीम आ रही है वह रीग्रोथ की है, रिकैपिटलाइजेशन की है, रीवर्क करने की है, प्लान्स को री एग्जीक्यूट करने की है। री यानी वापस, पुनः। इस नक्षत्र का नाम ही है पुनर्वसु, लेट देयर बी लाइट अगेन। तो यहाँ पे इस नक्षत्र का काम आपको ग्रोथ देने का है और यह ग्रोथ अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें भी आप कर लीजिए। वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति अभी अष्टम स्थान से गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति का 8वां गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। पुनर्वसु नक्षत्र जिसमें वह आए हुए हैं, वह आपके लिए आपके 8वें और 9वें भाव का नक्षत्र बनता है। यानी वह 8वें भाव में मिथुन राशि में भी आता है और 9वें भाव में यानी कर्क राशि में भी आता है। तो पुनर्वसु नक्षत्र के उस हिस्से में, यानी जो कर्क में आता है, जब बृहस्पति उसमें आएंगे तब आपको अधिक लाभ देंगे। सांसारिक यानी धन का लाभ अधिक देंगे, ग्रोथ अधिक देंगे, स्टेटस आपका बढ़ाएंगे। लेकिन उसके पहले जब 8वें स्थान से गोचर करेंगे तो आपको धर्म का लाभ तो देंगे, साधन साधना का लाभ तो मिलेगा, लेकिन सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति अधिक नहीं करेंगे। खर्चे आपके बढ़ाएंगे। यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि आपके 12वें घर पे भी जा रही है, खर्चे फिर बढ़ रहे हैं, और दूसरे घर पे भी जा रही है, तो पैसा भी निकाल के खर्च कराएंगे। स्वयं 8वें में बैठे हुए हैं। तो यहाँ बृहस्पति का यह जो थीम है आप लोगों के लिए, वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए, वह इस नक्षत्र का जो धर्म का पार्ट है उसको एग्जीक्यूट करने का है, लाभ के पार्ट को नहीं, सांसारिक लाभ नहीं, आध्यात्मिक लाभ। तो यह आप लोगों के लिए यही संदेश लेकर आया है कि साधना और समाधि का समय है। इससे अधिक लालच करना, जो इस बृहस्पति के इस नक्षत्र का थीम भी है, क्योंकि इसमें लालच भी है कहीं ना कहीं, और लालच से नुकसान भी होता है। उससे अगर आप बचे तो फिर आपके लिए अच्छा है। पैसे खर्च तो होंगे, लेकिन पैसे की आपको तकलीफ नहीं होने देगा बृहस्पति यहाँ पर। यह एक अच्छी बात है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें जरूर कर लीजिए। धनु राशि के लिए बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी हैं। आप लोगों के लिए शनि की ढैया चल रही है, तो स्थितियां शनि मुश्किल बना रहे हैं। ऐसे समय बृहस्पति का मिथुन राशि में अपने ही नक्षत्र से गोचर करना आप लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है, क्योंकि स्वयं के नक्षत्र में अगर ग्रह हो तो बली हो जाता है। यहाँ तो वह ग्रह आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि राशि का स्वामी है। 7वें और 8वें घर में इस नक्षत्र की ऊर्जा जाती है मिथुन और कर्क राशि में। मिथुन राशि वाले हिस्से में तो अच्छा है, कर्क राशि वाले हिस्से में फिर आप लोगों को तकलीफ आएगी। आध्यात्मिक साधना के लिए अच्छा है, भजन के लिए अच्छा है बृहस्पति का 8वां गोचर, लेकिन सांसारिक लाभ के लिए अच्छा नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम वह 7वें घर में ही पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, मिथुन राशि में ही अधिकतर उसका हिस्सा आता है, तो आपको लाभ देगा, रिलीफ देगा। बृहस्पति यहाँ से राशि को देख रहा है, क्योंकि सप्तम भाव में है, तो अच्छा है। विवाह के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि विवाह के घर का नक्षत्र है, 7वें भाव का ही नक्षत्र आता है और बृहस्पति का 7वां गोचर हो रहा है। तो नाड़ी ज्योतिष के नियम के हिसाब से बृहस्पति का 7वां गोचर विवाह के लिए अच्छा होता है। विवाह नहीं हुआ है, विवाह करा देता है, और अगर हुआ है तो उसमें ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी देता है। व्यापार के लिए भी अच्छा है। तो शनि की जितनी परेशानियां हैं उनमें बृहस्पति कमी कर रहा है। सिर्फ एक समस्या आ सकती है
कि राहु की दृष्टि आ रही है। राहु लालच को दिखाता है, राहु धोखे को दिखाता है। इस नक्षत्र के थीम में भी कहीं न कहीं लालच का पुट छिपा हुआ है। अगर आपने उसको पकड़ लिया तो फिर आपका नुकसान होगा, फिर शनि आपको दंडित करेंगे। लालच से बचें तो फिर आपको ग्रोथ मिलेगा। चॉइस इज़ योर्स। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें कर लीजिए। मकर राशि के लिए बृहस्पति आपके छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। छठा भाव बृहस्पति को गोचर में बहुत अधिक प्रिय तो नहीं है, लेकिन यहाँ चूंकि वह पुनर्वसु नक्षत्र में है जो ग्रोथ देता है, और बृहस्पति छठे भाव में जॉब की ग्रोथ के लिए अच्छे माने जाते हैं। रोग के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन जॉब या करियर के लिए यहाँ अच्छे माने जाते हैं। विशेष तौर पर देखिए, राहु की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर है, और राहु आपकी राशि के स्वामी शनि के मित्र हैं। राहु का भी नेचर है ग्रोथ देने का, और बृहस्पति का भी नेचर है ग्रोथ देने का। तो ग्रोथ तो आपको ज़रूर मिलेगी। काम धंधे में, पैसे रुपए में अच्छा है, स्टेटस बढ़ेगा। लेकिन राहु लिटिगेशन को दिखाते हैं, और बृहस्पति भी छठे घर में लिटिगेशन को दिखाते हैं। तो चाहे रोग हो या झगड़ा हो, इन दोनों चीज़ों से आपको उलझने से बचना चाहिए। यहाँ बृहस्पति आपको अनजानी तकलीफ़ों में, और जिनके लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं हैं, उसमें आपको धकेल देंगे। तो आपको सँभल कर रहना पड़ेगा। पुनर्वसु नक्षत्र में वह जब 7वें भाव में भी जाएँगे, आपके कर्क राशि वाले हिस्से में भी, तो भी आपको सेहत की तकलीफ देते रहेंगे। तो यहाँ खर्चे बढ़ा रहे हैं, ग्रोथ तो दे रहे हैं, लेकिन सेहत की तकलीफ और शत्रु से बाधा, यह बृहस्पति का थीम बन रहा है, क्योंकि बृहस्पति छठे और 12वें दूसरे, इन 3 घरों को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो अधिकतर यहाँ पर धन और व्यय, इन्हीं चीज़ों का थीम आता है। तो आपको इनसे सतर्क रहना चाहिए, और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें कर लीजिए। कुंभ राशि के लिए बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में जाना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, टीचर्स के लिए बहुत अच्छा है। बृहस्पति एजुकेशन के प्लैनेट है, वह 5वें घर यानी पढ़ाई-लिखाई के घर में जा रहे हैं। वहीं यह पुनर्वसु नक्षत्र आता है, बृहस्पति स्वयं पढ़ाई-लिखाई के ग्रह हैं। बृहस्पति जब इस नक्षत्र के कर्क राशि वाले हिस्से में भी रहेंगे, जो अगले साल होगा जून में, तो भी अच्छा है। क्यों? कर्क राशि भी छठे घर में आती है, और एजुकेशन के प्लैनेट अगर छठे यानी संघर्ष के घर में जाते हैं, तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो किसी तरह का अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो जहाँ कॉम्पिटिशन इन्वॉल्व्ड है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। जो टीचर्स हैं, किसी को ऐसी तैयारी कराते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। ट्यूटर्स के लिए भी अच्छा है। धन के लिए, पद के लिए भी यह अच्छा देगा। कोई नई ज़िम्मेदारी मिल सकती है, काम में ग्रोथ ज़रूर दिखती है। साढ़े साती वैसे भी आप लोगों की अब समाप्त होने की ढलान की तरफ है, तो यह अच्छी बात। धीरे-धीरे आप लोगों को शनि से भी राहत मिलेगी। यहाँ पर राहु की दृष्टि गुरु पर होने के कारण भी ग्रोथ आपको मिलेगा, क्योंकि राहु भी आपकी राशि के स्वामी शनि के मित्र हैं। तो अभी उनका देखना गुरु को अच्छा है। मन में थोड़ी बेचैनी तो रहेगी, लालच भी बढ़ सकता है, लेकिन अगर आपने इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल किया, तो ग्रोथ आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि यहाँ 9वें भाव पे भी जाएगी, तो ग्रोथ तो एजुकेशन के लिए वहाँ भी अच्छा है, क्योंकि हायर एजुकेशन को दिखाता है। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए यहाँ कुंभ राशि के लिए बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन अच्छा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए, उन्हें भी कर लीजिए। मीन राशि के लिए बृहस्पति चौथे घर से गोचर करेंगे। बृहस्पति का चौथा गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। आप लोगों के लिए राशि के स्वामी है, और शनि की साढ़े साती की वजह से मीन राशि पीड़ित भी चल रही है। ऐसे समय में राशि के स्वामी का बली होना, अपने नक्षत्र में जाना बहुत अच्छा है। यहाँ से बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पे जा रही है, वह भी अच्छा है। बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से आपके 8वें समस्याओं के लिटिगेशन के घर को देख रहे हैं, वहाँ भी आपको लाभ देंगे, और 12वें भी खर्च और लिटिगेशन को देख रहे हैं, तो वहाँ भी आपको रिलीफ देंगे। तो काम में बढ़ोतरी और परेशानियों में कमी, बृहस्पति का यह नक्षत्र गोचर यही बता रहा है आप लोगों के लिए अच्छा है। 4, 8, 12 यह 3 भाव मुख्य रूप से एक्टिवेट हो रहे हैं। इन तीनों को मोक्ष त्रिकोण कहते हैं, और 10वां भाव तो एक्टिवेट हो ही रहा है, तो वह भी आपके लिए अच्छा माना जाएगा। वह अर्थ त्रिकोण आता है, तो काम के लिए यानी अर्थ पैसे के लिए भी अच्छा है। तो यहाँ बृहस्पति का गोचर अच्छा हो रहा है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा ओवर एक्सपोज़र से बचना पड़ेगा, और लालच से बचना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा था, इस नक्षत्र में लालच का पुट तो होता है, तो लालच करेंगे तो शनि का
7.5 आपकी चल रही शनि की, तो वह दंडित करने में ज़रा भी देर नहीं लगाएँगे। यही आपके लिए रिस्क हो सकता है, इससे बचिए तो अच्छा रहेगा। राहु की दृष्टि भी है, राहु भी बुद्धि को भ्रम में डालता है, उससे भी बचिए। फिर यह गोचर आपके लिए अच्छा है। कर्क वाले हिस्से में भी जब जाएगा पुनर्वसु नक्षत्र का, तो भी वह आपके 5वें घर में ही आती है, तो वह भी एक अच्छा घर है। यानी चाहे मिथुन में हो, चाहे कर्क में, पुनर्वसु नक्षत्र आप लोगों के लिए अच्छे घरों में बढ़ता है, राशि का ही नक्षत्र है, अच्छा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, वह भी कर लीजिए। अभी आप रुद्राक्ष से संबंधित और बृहस्पति से संबंधित कुछ और वीडियो देख रहे हों, इन्हें भी देख लीजिए, तो आपके लिए इस नक्षत्र गोचर को समझने में और सहूलियत मिलेगी। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप इसे भी कर सकते हैं। कर दिया है तो धन्यवाद। ईश्वर हम सबका कल्याण करे। हरि ओम।